So, hi everybody out there, young doctors. चलिए आज एक और सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं। सीरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में आपको अनकंफर्टेबल सा नेगेटिव सा लगेगा, लेकिन चूंकि आपने मेडिकल कैरियर चुना है तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद इट। तो आज मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। एमबीबीएस डॉक्टर्स पर भी एक हद तक एप्लीकेबल है जो सीधे काम में उतरना चाहते हैं, और मोस्टली ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ही जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा, उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी। दे आर वेरी कीन अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये सारी बातें करने की कोशिश मैं करूँगा। अब सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मेरे इस डिस्कशन का टारगेट ऑडियंस कौन है। मेरे इस डिस्कशन का टारगेट ऑडियंस है केवल और केवल नए डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। मेरे इस डिस्कशन का टारगेट ऑडियंस 40 साल, 50 साल, 60 साल के डॉक्टर्स नहीं हैं जो अपने काम में एस्टेब्लिश हो चुके हैं और जो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी तो बड़े मज़े में गुजर रही है। दूसरा, मेरे इस डिस्कशन के टारगेट ऑडियंस हैं वो डॉक्टर्स जिनका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, मतलब कि जिनका फैमिली वेल्थ इतनी नहीं है कि वो बिना काम किए भी मज़े में रह सकते हैं, और जिनके माता पिता ने फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश नहीं कर पा रखे हैं जिसमें वो काम ना भी करे तो कमाई होती रहेगी। तो ये जो डॉक्टर्स जिनके माता पिता के हॉस्पिटल्स हैं या जो सफिशेंटली वेल्दी हैं, वो भी इस डिस्कशन के टारगेट ऑडियंस नहीं हैं। तीसरा, मेरे इस डिस्कशन के टारगेट ऑडियंस केवल और केवल वो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। वो डॉक्टर्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जॉब करके, वो डॉक्टर्स जो स्टेट गवर्नमेंट में अथवा पीएसयूज़ में जॉब करके खुश हैं, वो मेरे इस डिस्कशन का टारगेट ऑडियंस नहीं है। और आखिरी बात ये कि जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो तक इट विल बी ट्रू ओनली फॉर कमिंग 3 और 5 ईयर्स। उसके बाद आप खुद ही मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद ही सब कुछ समझने लगेंगे और आप सभी चीज़ें खुद ही रेगुलेट करना सीख जाएंगे। सो दिस इज़ ट्रू फॉर ओनली इनिशियल 5 ईयर्स आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो शुरू से शुरू करता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्या बेस हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिकली 3 आधार हैं। सबसे पहले, हर महीने कितना पैसा मिलेगा। दूसरा, आप मेंटली और फिजिकली कितने कंफर्टेबल रहेंगे। और तीसरा, जो आजकल के बच्चों में बड़ा वोग है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। तो ये 3 बेसिस होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मुद्दे पर रहते हैं और इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली इनकम की। देखिए, आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे अच्छी ब्रांचेस से, कमज़ोर ब्रांचेस से निकलेंगे तो मैं कोई इस पर प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप अच्छी ब्रांचेस से पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू जो इनकम होगी वो तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होगी। इसके अलावा यदि आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जॉब वगैरह कर लेते हैं तो आपकी इनकम स्ट्रेच होके 3 लाख तक जा सकती है, बट मोस्टली इट विल बी समवेयर बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख रुपीज इन द इनिशियल 3 to 5 ईयर्स। अब इतने मंथली इनकम के साथ आप जो हैं कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना खुश हैं, कितना एंथुजियास्टिक हैं, ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए खुश रहने के लिए। पर इनकम जो है आपकी 1 लाख से 3 लाख के बीच में रहने वाली है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये
1 से 2 लाख के बीच में रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल कंफर्ट की। फिजिकली कंफर्टेबल कौन होता है? फिजिकली कंफर्टेबल वो होता है जो एक फिक्स समय पर उठता है, जो आमतौर पर अर्ली मॉर्निंग नहीं होती है। वो एक फिक्स टाइम पर ऑफिस जाता है, वहाँ पर ऑफिस जॉब वर्क करता है। ऑफिस वर्क में वो कुछ मेंटल एक्सरसाइज करता है, कुछ फिजिकल एफर्ट्स करता है। उसके बाद उसके ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते हैं और ड्यूटी का आवर्स ख़त्म होने के बाद वो घर चला जाता है। वो ज़्यादा थका भी नहीं है जॉब के दौरान और घर जाने के बाद भी उसके पास आराम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी समय है। लेकिन डॉक्टर्स के साथ क्या होना है? डॉक्टर्स के साथ ये होना है, पर्टिकुलरली विथ यंग डॉक्टर्स, आपको जो है अलग अलग अस्पतालों में अपनी ओपीडी सर्विसेज और अपने आईपीडी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। मतलब आप अपने मरीज भी भर्ती करेंगे। इसके अलावा यदि आप सर्जन हैं तो आपको जो है ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे। अब आम तौर पर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर की लाइफ होती है वो 11 बजे शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि इसी समय मरीज जो है डॉक्टर के पास आना शुरू करते हैं और तकरीबन इसी समय आप जब अपने राउंड्स पर जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो मरीज के अटेंडेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आपकी जीवनचर्या शुरू होगी सुबह 11 बजे और ये चलेगी शाम को तकरीबन रात में 9 बजे तक। इसी बीच या तो आप पहले नाश्ता करके या पहले लंच लेकर जाएं या तो फिर आपका लंच जो होगा वो आमतौर पर 3 या 4 बजे होगा। तो ये तो हुई फिजिकल कंफर्ट की बात। तो ओवरऑल आपको जो है पूरे शहर में घूमना भी पड़ेगा, अपनी कार चलाकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में विजिट भी करना पड़ेगा, ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे, ओपीडी भी कंडक्ट करनी पड़ेगी और राउंड्स भी लेने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा आरामदायक तो जीवन आपका गुजरने वाला नहीं है और सर्जन्स को ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेंटल कंफर्ट की। मेंटल कंफर्ट कैसे मिलता है? मेंटल कंफर्ट आपको आपके वर्क की क्वालिटी से मिलता है। वर्क की क्वालिटी यदि ऐसी हो जो सूदिंग हो, जो स्टिमुलेटिंग हो और जिसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हों तो आप मेंटली कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा मेंटल कंफर्ट का जो फैक्टर होता है वो होता है कि आपके जो ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं, आपके जो दूसरे इंसानों से जो इंटरेक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो यदि आपके इंटरेक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो आप मेंटली अच्छा फील करते हैं, आप स्टिमुलेटेड फील करते हैं और आप जो है और ज़्यादा जोश में आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी यदि आपके इंटरेक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, फिजिकली डाउन फील करते हैं और थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। अब डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर जो है किससे बात करने वाला है? डॉक्टर बात करने वाला है मरीजों से। अब यदि कोई मरीज ये उन पर इनपुट देता है कि आप की इलाज से उसे फ़ायदा हो रहा है तो आपको मेंटल कंफर्ट की एक स्पाइक मिलेगी और ऑन द कॉन्ट्ररी वो यदि ये कहता है कि आपके इलाज से उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अचानक जो है एक पैंग ऑफ डिप्रेशन फील कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि पेशेंट्स के साथ बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस चेंज हो सकती है, कोई सडन इमरजेंसी अराइज हो सकती है, आपने जो सर्जरी की थी या आपने जो ट्रीटमेंट किया था उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है। तो इस स्थिति में मरीज और मरीज के घर वाले इरिटेटेड रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। तो यदि इस चीज़ को नटशेल में मैं कहना चाहूँ तो आपका जो वर्क है वो यदि पेशेंट आपको पॉजिटिव इनपुट्स देता है तो आप मेंटली अच्छा फील करेंगे और यदि पेशेंट नेगेटिव इनपुट्स देता है, यदि वो इरिटेटेड है, यदि वो नाराज़ है, यदि वो डिससेटिस्फाइड है तो आप मेंटली स्ट्रेस्ड फील करेंगे। तो मेंटल कंफर्ट जो है मेडिकल फील्ड में 50-50 हो सकता है। किसी दिन वो 60-40 हो सकता है, किसी दिन वो 20-60-80 हो सकता है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्नोसिस एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पेशेंट विच whom you are going to treat.
तो मेंटल कंफर्ट जो है वो डॉक्टर के जीवन में दोनों दिशाओं में जाता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन आपको इस फीलिंग को ओवरकम करके अपने काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा वो करता है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सिंपल मतलब है? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आप वर्क में समय दे के लाइफ के लिए समय बचा पाएंगे कि नहीं। आप वर्क में एनर्जी दे के आप लाइफ के लिए एनर्जी बचा पाएंगे या नहीं। तो एनर्जी की बात मैं कर चुका हूँ। अब मैं वर्क लाइफ बैलेंस में आपको समय की बात करता हूँ। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को किन किन चीज़ों के लिए समय चाहिए होता है। सबसे पहले तो उसे अपने माता पिता की केयर के लिए समय चाहिए होता है। माता पिता को कुछ काम हो, उसके लिए समय चाहिए होता है। माता पिता को कहीं जाना हो, कहीं अस्पताल लेकर जाना हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कराना हो, उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। उसके बाद उस व्यक्ति को जो है अपने स्पाउस के लिए समय की ज़रूरत होती है। ये वो चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, स्पाउस को भी समय देना पड़ता है। तभी आप स्पाउस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तभी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है। तो स्पाउस को भी समय देना पड़ता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लेडीज़ के केस में। क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो बिज़ी रहना एक नॉर्म है, लेकिन वाइफ बिज़ी होने के बावजूद यदि बिज़ी है तो ये एक अनएक्सपेक्टेड या थोड़ा-सा थैंकलेस प्रोसेस होता है इंडियन सोसाइटी में। तो आपको जो है स्पाउस को समय देना होता है। उसके बाद आपको अपने बच्चों को समय देना होता है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, उन्हें स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल से जब वो लौटें तो उन्हें रिसीव करना होता है। उसके बाद जो है उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क, उनका मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट मॉनिटर करना होता है। तो इसके लिए भी आपको समय चाहिए होता है। उसके बाद जो है आपके घर में भगवान न करे कोई इमरजेंसी अराइज़ हो गई, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, या आप खुद का लड़ाई हो गई, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसी जो इमरजेंसीज़ होती है, इसके लिए भी समय चाहिए होता है। उसके बाद आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए समय तो चाहिए होता है। यदि पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, मूवीज़ में जाना चाहते हैं, ईटिंग आउट के लिए चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको समय चाहिए होता है। और आखिरी आपको वैकेशन के लिए समय चाहिए होता है। आप कहेंगे कि इतना मेहनत करेंगे तो घूमने भी जाएंगे, तो वैकेशन का समय चाहिए होता है। इतना समय डॉक्टर को मिल पाना शुरू के 3 से 5 साल में अत्यंत अत्यंत इम्पॉसिबल या मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे कि मैं तो जीवन अपने हिसाब से गुजारूंगा, जितना कंफर्टेबल हो रहूँगा उतना ही काम करूँगा, तो ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जो अवेलेबल नहीं हैं, उस डॉक्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती है। तो डॉक्टर्स को अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन यदि आप वो ना करना चाहे, यदि आपका मूड बहुत ख़राब है, यदि आपकी तबीयत भी ख़राब है, तो भी आपको जो अपने कमिटमेंट्स हैं वो पूरे करने ही पड़ते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस देखें तो बड़ा मुश्किल रहेगा शुरू के 3 से 5 साल में आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस को एस्टेब्लिश कर पाना। और आपको इन्हीं कामों के बीच में अपने लिए समय स्क्वीज़ आउट करके निकालना पड़ेगा। और इन्हीं के बीच में आपको अपना जो पर्सनल कमिटमेंट्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, ये सारी बातें शुरू के 3 से 5 साल के लिए होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि 3 से 5 साल के बीच में आप अपने काम में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, आप एफिशिएंट हो जाते हैं, आप काम करने के तरीके सीख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका समय बचने लगता है। उसके बाद आप ये भी समझने लगते हैं कि यहाँ पर कितनी मेहनत करने से कितना फ़ायदा होगा, तो आप वो प्रोपोर्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। तो धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी के साथ आपका वर्क लाइफ बैलेंस इम्प्रूव होते जाता है। और यदि आप
अच्छी तरह काम करते हैं, यदि मरीज़ आपको पसंद करते हैं, यदि आपकी नेटवर्किंग अच्छी एस्टेब्लिश हो गई है, तो आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। रही फिज़िकल और मेंटल एनर्जी की बात, तो फिज़िकल और मेंटल एनर्जी जो है आपका फिज़िकल और मेंटल मेकअप पर डिपेंड करता है। आपका स्टेमिना कितना है, आपका रेज़िलियंस कितना है, आपका टॉलरेंस कितना है, आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, आप मेंटली कितने पॉजिटिव हैं, आप मेंटली कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, या आप मेंटली कितनी देर तक कंफर्टेबल रह पाते हैं, आप कितने नेगेटिव फैक्टर्स को ओवरकम कर लेते हैं, कितनी जल्दी कर लेते हैं। ये सारी बातें डिसाइड करती हैं एक लॉन्ग रन में कि आप मेंटली और फिज़िकली कंफर्टेबल रहने वाले हैं या नहीं। तो अब आपको ऐसा परसेप्शन हो रहा होगा कि मैंने बड़ा नेगेटिव पिक्चर पेंट किया। देखिए, मैंने नेगेटिव पिक्चर नहीं पेंट किया है, मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ताकि आप गियर अप कर सकें खुद को इन स्थितियों के लिए। और वो लोग जिन्हें ये बातें नेगेटिव लगी हैं, वो काफ़ी पॉसिबल है कि वो खुद को मार्केट में एस्टेब्लिश करने में कमज़ोर ही साबित होंगे। मैं आपको केवल सच बताता हूँ, न मैं आपको डराता हूँ, न आपको मैं इलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि वो डॉक्टर्स जिन्हें मेडिकल जीवन का कोई अनुभव नहीं है, वो पहले से उसे जान लें और उसके बारे में तैयार हो जाएं। तो एंड में वही उम्मीद करता हूँ काम की ही बात की होगी। यदि काम की बात की है तो लाइक करना और डॉक्टर्स को शेयर करना, डेफिनेटली मदद मिलेगी ये सब जानने से। और हो सके तो सब्सक्राइब करना। आगे भी ऐसे काम के वीडियो बनाते रहने की कोशिश करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्कार, गुड बाय।